हमारी आज की कहानी एक ऐसे प्यासे और ठरकी राजा से शुरू होती है जो अपने शरीर की नहीं बल्कि अपने हथियार की कसरत पर ज्यादा ध्यान देता है, क्योंकि उसने खुदाई करने की सारी हदें पार कर दी थी। राजा चौहान अपने हथियार को और मजबूत करने के लिए उससे रोज कसरत करवाता है। वो उस पर कई तरबूज बांधकर सीढ़ियों पर चढ़ता है, एक रस्सा बांधकर सांड को खींचता है, शेर चीता के समान से काढ़ा बनाकर पीता है। राजा चौहान ने अपनी गर्मी शांत करने के लिए अपने पास 15-20 रानियां रखी हुई थी, जिन्हें वो रोज दबाकर ठोकता था। राजा का एक बेटा और एक बेटी थी। बेटे का नाम तूफान था, लेकिन था वो लड़कियों से भी कमजोर। मगर बेटी गुलाब में अपने पिता के सारे गुण थे। उसकी गुलाबी गुफा किसी का लेने और अपनी देने को तैयार ही रहती थी। एक दिन वो अपने पिता से कहती है कि मैं पढ़ना चाहती हूँ, अपने जीवन में कुछ करना चाहती हूँ। लेकिन राजा चौहान इसके खिलाफ था, क्योंकि गुलाब घर से बाहर रहकर पढ़ना चाहती थी और राजा को डर था कि कहीं उसके जैसा ही कोई ठरकी इंसान गुलाब को ठोक न दे। अगले दिन घर से बाहर गुलाब अपने भाई तूफान के साथ पतंग उड़ा रही थी। यहाँ से हमराज नाम का एक लड़का गुजर रहा था। अचानक उसकी और गुलाब की टक्कर हो गई और वो जमीन पर गिर गए। मगर नीचे गिरते ही उनकी नजर एक प्रेमी जोड़े पर पड़ती है जो जिस्मानी खेल का मजा ले रहे थे। उन्हें देख हमराज और गुलाब के शरीर में भी आग लगने लगी, लेकिन किसी तरह वो दोनों खुद को शांत रखते हैं। दूसरी तरफ राजा अपने सैनिकों को गुलाब के पीछे जाने को कहता है, क्योंकि गुलाब उसे बिना बताए घर से बाहर आई थी। राजा को गुस्से में देखकर उसकी एक बीवी आकर कहती है, गुस्सा मत करो मेरी जान, चलो मैं तुम्हारा चूस कर सारा गुस्सा शांत कर देती हूँ। उसकी बात सुनकर राजा उसे वहीं रगड़ने लगा, लेकिन तभी वहाँ गुलाब आ गई। हिलते सामान को देखकर गुलाब अपने पिता से सवाल पूछने लगती है, जिस पर राजा उससे कहता है, मैं खुदाई कर रहा हूँ बेटी, तुम जाओ यहाँ से। मगर शरारती गुलाब भी जानती थी कि उसका पिता कौन सी खुदाई कर रहा है। कुछ देर बाद गुलाब अपनी मरहूम माँ की तस्वीर से बातें करते हुए कहने लगी कि मैं अपनी जिंदगी आजादी से जीना चाहती हूँ, बहुत पढ़ना लिखना चाहती हूँ, लेकिन पिताजी मुझे कुछ नहीं करने देते, इसीलिए मैंने घर से भागने का फैसला किया है। मगर जैसे ही वो भागने की कोशिश करती है तो सिपाही उसे पकड़कर राजा के सामने पेश कर देते हैं। राजा चौहान पढ़ाई के लिए अपनी बेटी का जुनून देखकर उसे स्कूल जाने की आज्ञा दे देता है, पर गुलाब की फड़फड़ाती गुफा को एक खास चड्डी पहनाकर ताला लगा देता है, ताकि जब भी कोई छोरा अपना हथियार गुलाब की गुलाबी गुफा में डालने की कोशिश करेगा तो ये खास चड्डी उसके हथियार को ही खलास कर देगी। अगले दिन गुलाब को लड़का बनाकर लड़कों के स्कूल में पढ़ने भेज दिया गया, क्योंकि उन दिनों सिर्फ लड़कों को ही पढ़ने की इजाजत थी। इस स्कूल में गुलाब की मुलाकात हमराज से होती है, जो अभी अभी हाथ से हिलाने की प्रतियोगिता में जीता था। रात को गुलाब और हमराज एक ही कमरे में सोते हैं। देर रात को जब हमराज की आंख खुली तो उसकी नजर गुलाब के खूबसूरत बदन पर पड़ती है, जो नींद में अपनी गुफा में उंगली कर रही थी। हमराज को पता चल गया कि गुलाब एक लड़की है। उसका खूबसूरत बदन देखकर हमराज का मन बेईमान हो गया, लेकिन जैसे ही उसकी नजर नीचे की तरफ गई तो उसकी गुफा पर लगे कटर को देखकर वो डर जाता है। हमराज एक गाजर लेकर कटर में डालता है ताकि कटर का काम जान सके। गाजर का हाल देखकर वो गुलाब के करीब जाने का ख्याल छोड़ देता है और खलास हुई गाजर को नीचे फेंक देता है। मगर बदकिस्मती से वो उसी गाजर पर फिसलकर गुलाब के ऊपर गिर जाता है, जिसके बाद चड्डी पर लगा कटर हमराज के नर्म हथियार की ऐसी की तैसी कर देता है। गुलाब हमराज के हथियार की मुरम्मत करवाने एक हकीम के पास पहुंचती है। ये हकीम हथियार जोड़ने में बहुत माहिर था। वो अपना नया आविष्कार किया हुआ हथियार उसे लगा देता है और साथ ही बताता है कि ये तुम्हारे वाले से कहीं ज्यादा जोरदार है। उसी समय हकीम के पास एक नकाबपोश लड़की आती है। वो कहती है कि अगर तुम मेरे चेहरे को और निखार दो तो मैं तुम्हें चाट चाट कर चूस चूस कर बहुत मजा दूंगी। कुछ देर बाद वो नकाबपोश लड़की अपने वादे अनुसार हकीम को मजे देने लगती है। इस खूबसूरत लड़की का नाम रसीली था। इसी बीच बाहर खड़ी गुलाब के पास एक घोड़सवार आकर उससे रसीली के बारे में पूछता है। गुलाब घोड़सवार जैन को बताती है कि वो लड़की अंदर हकीम के पास है। ये सुनते ही जैन गुलाब को लेकर अंदर आता है। यहाँ रसीली हकीम का सारा रस चूसकर वहाँ से भाग चुकी थी। गुलाब के पूछने पर जैन उन्हें बताता है कि रसीली कोई लड़की नहीं बल्कि जिस्म की प्यासी एक चुड़ैल है, जो आदमियों का चूस चूस कर उन्हें मार देती है, और इस चुड़ैल को मारने का काम मुझे दिया गया है। अगर तुम दोनों को वो कहीं भी दिखे तो फौरन मुझे खबर कर देना। कुछ दिनों बाद हमराज के ठीक होने पर गुलाब उसे अपने साथ अपने घर लेकर आती है, क्योंकि आज उसके भाई तूफान की शादी थी। तूफान की शादी पूरे रीति रिवाजों के साथ की जाती है, लेकिन जब रात को तूफान को अपनी बीवी लाली की गुफा में तूफान मचाकर उसे लाल करने को कहा गया तो वो बेचारा कुछ नहीं कर पाया। राजा चौहान अपने बेटे की नाकामी देख बहुत गुस्सा करता है और गुस्से में आकर वो खुद ही लाली की गुफा को रगड़कर लाल कर देता है, जिसके बाद लाली उसकी रखेल बन जाती है। एक रात अचानक एक शैतान राजा की एक बीवी के साथ जबरदस्ती कर उसे मार कर चला गया। अगले दिन अपनी बीवी की ऐसी मौत देखकर राजा को लगा कि ये काम 4-5 लोगों का है, क्योंकि राजा की बीवी की दोनों गुफाओं का बहुत बुरा हाल किया गया था। पता नहीं कैसे पर राजा की एक बीवी को लाली पर शक हो गया और वो इसके बारे में गुलाब और हमराज को बताती है। इसके बाद शैतान राजा के बेटे तूफान और उसकी कई रानियों के साथ जबरदस्ती कर उन्हें मार देता है। इस बात का हाहाकार पूरे इलाके में मच गया कि कोई शैतान राजा के परिवार को खत्म करने पर तुला है। जैसे ही ये खबर जैन को मिली तो वो फौरन राजा के पास आकर उसे बताता है कि वो शैतान कोई और नहीं बल्कि तुम्हारी नई रखेल लाली है। उसका असली नाम रसीली है, पर राजा की आंखों पर तो लाली की खूबसूरती की पट्टी बंधी हुई थी, जिस कारण वो उसके खिलाफ कुछ भी नहीं सुनना चाहता था। लाली अपनी खूबसूरती और मगरमच्छ के आंसू बहाकर राजा को अपने जाल में फंसाए रखती है।
लाली राजा से कहती है कि मुझे तो लगता है कि शैतान जैन ही है। जिसके बाद रात होते ही राजा अपने कुछ आदमियों के साथ मिलकर जैन को मारने पहुंच गया। इससे पहले कि गुलाब राजा को रोक पाती, राजा जैन के गले में जहरीला तीर घुस चुका था। अब जैन कभी भी मर सकता था, पर उसे बचाने का एक तरीका था। अगर गुलाब अपने तन मन से उसके साथ जिस्मानी खेल खेले तभी वो ठीक हो सकता है। गुलाब की नजर में जैन का हथियार अपनी गुफा में डालना एक अच्छा काम था, इसीलिए वो एक तलवार से अपनी चड्डी को तोड़कर जैन के ऊपर बैठ जाती है और उसकी जान बचा लेती है। जब ये बात हमराज को पता चली कि गुलाब जैन को बचाने के लिए उसके हथियार की सवारी कर चुकी है, तो उसे बहुत बुरा लगता है, क्योंकि वो मन ही मन गुलाब को पसंद करता था। दूसरी तरफ राजा अपने घर आकर लाली को बताता है कि मैंने जैन को मार दिया, तो लाली बहुत खुश होती है। अब मरने की बारी राजा चौहान की थी। शैतान लाली उसे पानी में डुबोकर उसका भी किस्सा खत्म कर देती है। इसके बाद जैन, गुलाब और हमराज के साथ मिलकर लाली को मारने की योजना बनाता है। एक दिन जब हमराज गुलाब के कमरे में अकेला था, तो लाली वहाँ आकर उसे अपनी प्यास मिटाने को कहती है। लाली की लाल जवानी देखकर हमराज से भी रहा नहीं जाता और वो अपना हथियार लाली की गुफा में डाल ही देता है। मगर हमराज को जल्दी ही पता चल गया कि वो ले नहीं रहा बल्कि अपनी ही दे रहा है, तो वो जल्दी जल्दी वहाँ से भाग जाता है। कुछ देर बाद जब जैन लाली को मारने आया, तो लाली हमराज का रूप लेकर उसे ही मार देती है। इसके बाद गुलाब को एक किताब से पता चलता है कि जब कोई रसीली के नीचे लेटकर उसके साथ मजा कर रहा हो, तो उस समय रसीली की नाभि में छुरा मारकर उसे मारा जा सकता है। अब गुलाब के पास और कोई रास्ता नहीं होता, इसीलिए वो खुद ही रसीली के साथ जिस्मानी खेल खेलने का फैसला करती है। अपनी योजना के मुताबिक गुलाब रसीली के पास पहुंच जाती है। रसीली भी गुलाब का शराबती बदन देखकर अपने आप को रोक नहीं पाती और वो एक मर्द का रूप लेकर गुलाब के साथ मजे करने लगती है। प्यार का ये खेल काफी लंबा चलता है। जब गुलाब और रसीली अपनी गर्मी शांत करने ही वाली होती है, तभी हमराज जैन की खास तलवार लेकर शैतान रसीली के पेट पर वार कर देता है, जिसके बाद शैतान रसीली की वहीं मौत हो जाती है। कहानी के आखिर में गुलाब अपने पिता, अपने भाई और अपनी सौतेली माँ को याद कर उन्हें श्रद्धांजलि देती है। प्यार की भूखी गुलाब को हमराज के रूप में सच्चा प्यार मिल गया था और वो उससे शादी कर लेती है। इसी के साथ इस कहानी का यही अंत हो जाता है।